हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप भी इस बार सीटेट 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम आपको आज जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। इन प्रश्नों को आप लोग देखिए और अपना सेल्फ असेसमेंट मीन्स स्वयं मूल्यांकन जरूर करिए कि इन 30 प्रश्नों में आपके कितने सही हो रहे हैं। यदि दोस्तों विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो विदाउट डिले स्टार्ट द क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा है, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि एक समावेशी क्लासरूम में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ए वाला ऑप्शन हमारा है, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। बी वाला ऑप्शन है, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। सी वाला ऑप्शन हमारा है, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। और डी वाला ऑप्शन हमारा है, कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। आप लोग बताइए इसका आंसर कौन सही होगा। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। तो हम आपको बता दें, सीटेट के प्रश्नों को सॉल्व करते समय आपको जो है कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स और कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स जानना है। इससे काफी आपको हेल्प मिलेगी। अगर 150 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर इन टैग वर्ड्स को आप जानेंगे तो लगभग 50 से 60 प्रश्न दोस्तों आप आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए, यदि किसी ऑप्शन में आपको अवसर शब्द का प्रयोग मिले तो ज्यादातर चांस होगा दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पे देखिए दिया ही गया है, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। और हम आपको बता दें, जो नेगेटिव ऑप्शंस होंगे, जो नेगेटिव ऑप्शन होंगे उनको पहले ही आपको हटा देना है, रिमूव कर देना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो है आज की क्लास का दूसरा प्रश्न है आपके लिए और इसको जल्दी से देखा जाए। सेकेंड नंबर का प्रश्न हमारा है, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। यानी कि अपने क्लासरूम की बच्चों को उनकी अपनी अवधारणा मीन्स कॉन्सेप्ट को अगर आपको बदलना है तो आप किस प्रकार सहायता करेंगे अगर उनकी आपको हेल्प करनी है तो। ए वाला ऑप्शन, बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहकर। बी वाला ऑप्शन है, यदि बच्चों की अवधारणा गलत हो तो उन्हें दंड देकर। सी वाला ऑप्शन है, तथ्यात्मक जानकारी देकर। डी वाला ऑप्शन है, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप पॉजिटिव और निगेटिव कीवर्ड्स का ध्यान रखेंगे तो इस प्रश्न को आप आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए, हम आपको समय दिए हैं, आप लोग सोच लीजिए इसका आंसर कौन सही होगा। देखिए कैसे जो है चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। देखिए पहला वाला ऑप्शन हमारा है, बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहकर। तो याद करना तो नहीं होगा, किसी भी ऑप्शन में अगर याद करना है रोटेड लर्निंग है, नहीं चलेगा। बी वाला ऑप्शन है, यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हो तो उन्हें दंड देकर, पनिशमेंट, ये भी नहीं होगा, इसलिए इसको भी हटा दे रहे हैं। तथ्यात्मक जानकारी देकर, यह भी नहीं होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन देखा जाए तो डी वाला है, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने और अवसर देकर के। देखिए इस ऑप्शन में भी, पहले वाले में भी अवसर था, इसमें भी है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का डी वाला सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है तीसरे नंबर का प्रश्न है, थर्ड नंबर। चलिए इसका आंसर आप लोगों को बताना है। चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। हम आपको बता दें, सीटेट के प्रश्नों को काफी सावधानी से पढ़ना है, ऑप्शंस को भी पढ़ना है, काफी संयम बरतना है, धैर्य, कोई जल्दबाजी नहीं करना। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं, हमारे साथ प्रश्नों को पढ़िए। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। जब बच्चे विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे क्योंकि, यानी कि जब बच्चे एक
विशेष संख्या में पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे, क्योंकि पहला वाला ऑप्शन हमारा है यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। बी वाला ऑप्शन है पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी। सी वाला ऑप्शन है जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। और डी वाला ऑप्शन हमारा है पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। देखिए आप यहाँ पे डी वाला ऑप्शन में यहाँ पे बाधा डालेगा, निगेटिव है, ये तो होगा नहीं। बचे अब हमारे पास 3 ऑप्शन, इनमें से भी कौन सा बेस्ट होगा उसी को सेलेक्ट करना है। तो थर्ड का आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखा जाए तो ए वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है, यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ये पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकती है। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आज की क्लास का। देखते हैं आप लोग सही कर पाते हैं कि नहीं। किसी कक्षा में मीन्स क्लास में शिक्षक की भूमिका, एक टीचर की क्या भूमिका होती है। पहला, समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। बी वाला ऑप्शन है सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। सी वाला ऑप्शन है अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। और डी वाला ऑप्शन है सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा इसमें से। देखिए कैसे इन 4 ऑप्शंस में से आपको जो है, देखिए दोस्तों जब सीटेट के प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे, ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे, तो 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन आपको पहले ही मिल जाएगा जो नहीं होगा। 2 ऑप्शन में आपको दिक्कत होगी, उसमें कौन सा सही होगा, तो उसको भी करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो उस पर थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिएगा, धैर्य, 2 टाइम्स पढ़िएगा ऑप्शंस को और समझने का प्रयास करिएगा कौन सा सही होगा, तभी आप सही कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। ए वाला ऑप्शन हमारा है समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। देखिए कठोरता से पालन करना और बंधे रहना ये नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। बी वाला ऑप्शन को देखते हैं सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थी को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। बिल्कुल यही ऑप्शन आपका सही है। सब कुछ दोस्तों बालक को ही मान करके आपको आंसर देना है, पॉजिटिव थिंकिंग को ही रखना है बालक के लिए, तभी आप एकदम सटीक और सही आंसर सेलेक्ट कर पाएंगे। देखिए सी वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना, कोई जरूरी नहीं है, सी वाला ऑप्शन नहीं होगा। डी वाला है सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना, सीधे डायरेक्ट, ये भी नहीं होगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आज की क्लास का अगला प्रश्न, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। यानी कि कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों मीन्स गलतियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है, सही है। ए वाला ऑप्शन हमारा है गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। यानी गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण मीन्स नकल करना चाहिए। क्या ये ऑप्शन सही होगा। बी वाला ऑप्शन हमारा है बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वे गलतियां न दोहराएं। क्या ये वाला ऑप्शन सही होगा। सी वाला ऑप्शन है बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती है। और डी वाला ऑप्शन है बच्चों की गलतियां एक खिचड़ी के समान होती है, जानने के लिए वे किस प्रकार सोचते हैं। आप लोग बताइएगा। 2 ऑप्शन तो आपको पहले ही दिखाई दे रहे हैं कि ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, आप लोग सोच लिए होंगे कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। तो देखिए पहला है गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए, नकल करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये होगा ही नहीं। बी वाला ऑप्शन है बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, उन्हें कठोर दंड देना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन है बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती है। ऐसा नहीं है, बच्चों में विचार करने की क्षमता बिल्कुल होती है, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। बचा आपका ऑप्शन नंबर डी, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है बच्चों की गलतियां एक खिचड़ी के समान होती है, जानने के लिए वे किस प्रकार सोचते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 है। पूछा गया है कि आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि
क्वेश्चन को फिर से हम लोग पढ़ते हैं। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि ए वाला ऑप्शन हमारा है, आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उससे के अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। बी वाला ऑप्शन है, आकलन एक मात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। सी वाला ऑप्शन है हमारा, आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है। और डी वाला ऑप्शन है, बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सके कि वे अपने सहपाठियों की तुलना में कहां पर हैं। ये चार ऑप्शन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि, आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए सी वाले ऑप्शन को देखते हैं, जैसे यहाँ पे सॉरी डी वाले ऑप्शन को देखते हैं, बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सके कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहां पर हैं। तो देखिए बच्चों में तुलना नहीं करनी चाहिए, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा क्योंकि अंक के आधार पे आप तुलना नहीं कर सकते। सी वाला ऑप्शन है, आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि केवल अंक आप दे दें, बच्चों को मार्क्स दे दें और वही शिक्षा में एजुकेशन के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। सी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन है, आकलन का एक मात्र तरीका है। ये देखिए एक मात्र तरीका कह दिया तो ये नेगेटिव हो गया सेंटेंस, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। बचा हमारा ए, यही आपका सही हो जाएगा। आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है और ये काफी अच्छा प्रश्न है और कई एग्जामों में पूछा गया है। प्रश्न को पढ़ते हैं। पाठचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज पहचान पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीटीई की बात की जा रही है 2005। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? ये प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। पाठचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज पहचान पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीटी 2005। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? पहला वाला ऑप्शन हमारा है ए वाला, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। देखिए यही वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ही मिल गया आपका, यही होगा। चलिए सभी ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ऑप्शन मिल जाए तो आप उसी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है, चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना है। देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा है, बच्चों के अनुभवों को निरस्त करना। निरस्त करना निगेटिव है, नहीं होगा। पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तकों के अध्यायों को क्रमवार पूरा करना, ऐसा नहीं है। सी वाला ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन हमारा है, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे, शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे, ऐसा भी नहीं है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, जो है बच्चों को अपनी समझ, अंडरस्टैंडिंग और अपने ज्ञान, नॉलेज को साझा करने के पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज, अवसर देना। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज की क्लास का अगला प्रश्न, जितने भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है इस क्लास को दोस्तों, इस क्लास में जितने भी प्रश्न है सभी हमने किसी न किसी एग्जाम में जो पूछे गए हैं यही प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने, प्रोत्साहित का मतलब होता है मोटिवेट करने के लिए शिक्षकों को खाली स्थान की आवश्यकता होती है। बच्चों को अपने अध्ययन में मीन्स अपने स्टडी में, जब वो स्टडी कर रहे हैं, में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को खाली स्थान की आवश्यकता होती है। क्या बच्चों को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता होती है? ए वाला ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन है हमारा,
अन्य बच्चों के साथ तुलना करने की आवश्यकता होती है। सी वाला ऑप्शन बच्चों को प्रेरित करने की आवश्यकता होती है, प्रेरित मीन्स मोटिवेट करने की। और डी वाला ऑप्शन है बच्चों को डांटने की आवश्यकता होती है। तो चलिए नेगेटिव ऑप्शन को रिमूव करते हैं, हटाते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों को नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए, नहीं, नेगेटिव ऑप्शन। अन्य बच्चों के साथ तुलना करने का, बच्चों का आपस में तुलना नहीं करना चाहिए, कंपेयर नहीं करना होगा आपको, बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन बच्चों को प्रेरित करने, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मोटिवेट करना चाहिए दोस्तों, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते, अभ्यास कर सकें, स्टडी में ज्यादा से ज्यादा उनकी इंटरेस्ट हो, रुचि हो। डी वाला ऑप्शन बच्चों को डांटने से, ये भी नहीं आपका होगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका सी वाला है, बच्चों को प्रेरित करने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न संख्या हमारा 9 है आज की क्लास का। पूछा गया है कि भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा, मोटिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? भावनाओं, अधिगम और प्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? ए वाला ऑप्शन हमारा है सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। देखिए पढ़ने से ही पता चलेगा। बी वाला ऑप्शन है प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। सी वाला ऑप्शन है सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। डी वाला ऑप्शन है कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। चलिए आप लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला वाला ऑप्शन है सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए, अलग रखेंगे, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होगा, ए वाले को हटा दे रहे हैं। बी वाला ऑप्शन प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं, बिल्कुल, यानी कि प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी वाला क्यों नहीं होगा? देखिए सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। ऐसा थोड़ी ना है कि सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए भावनाओं की, फीलिंग्स की कोई भूमिका ही नहीं होती है। ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि हम कितने निपुण, अगर हम निपुण रहेंगे उस चीज में तो सीखेंगे क्यों? तो ये वाला भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो ऐसे ही आपको भी थिंकिंग करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन में से 3 को आपको रिमूव करना होगा, हटाना होगा, तभी आप एक सही सेलेक्ट आंसर आप सेलेक्ट कर पाएंगे। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की खाली स्थान की योग्यता का आकलन करते हैं। यानी कि जो एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रश्न बच्चों की खाली स्थान योग्यता का आकलन करते हैं। पहला वाला ऑप्शन क्या सही उत्तर का निर्माण करने की योग्यता का आकलन करते हैं, या सही उत्तर की व्याख्या करने में, या सही उत्तर की पहचान करने में, या सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने में। यानी कि जो एमसीक्यू होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की खाली स्थान योग्यता का आकलन करते हैं। आप लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सही उत्तर की पहचान करने में। हम लोग भी एमसीक्यू ही करते हैं, एमसीक्यू ही कर रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न, तो इस सही उत्तर की पहचान करने के लिए ही किया जाता है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, क्वेश्चन नंबर 11 है। पूछा गया है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। देखिए जब आपसे प्रश्न आप पढ़ेंगे, लगभग आपको दोस्तों 150 प्रश्नों में आपको 20 से 30 प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे जिन प्रश्नों में नहीं लगा होगा। तो इनको आप ध्यान से पढ़िएगा, और अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, आंसर आपका गलत हो जाएगा निश्चित रूप से। तो चलिए यहाँ पे देखिए पूछा गया है समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। पहला, मूल्यों और विश्वासों का अर्जन नहीं शामिल है। बी वाला, आनुवंशिकी संचरण नहीं शामिल है। या एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना नहीं शामिल है। या कौशलों का अर्जन नहीं शामिल है। आप लोग बताइएगा क्या शामिल नहीं है। तो समाजीकरण में बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, आनुवंशिक संचरण शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल है। मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, सी वाला ऑप्शन है, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना और कौशलों का अर्जन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न हमारा है, पूछा गया है कि मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है। पहला है जीन का,
दूसरा ऑप्शन है परिपक्वन प्रखंड का, सी वाला ऑप्शन है स्कीमा अवधारणाएं का, और डी वाला ऑप्शन है विकास के क्षेत्र का। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो जीन पियाजे ने स्कीमा अवधारणाएं शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है किसके लिए? मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण के लिए प्रखंड है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न हमारा है 13 नंबर का प्रश्न है। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, सीटेट के कई एग्जामों में से घूम करके आया हुआ है प्रश्न। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? पहला वाला ऑप्शन, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? आप लोग जल्दी से इसका आंसर फाइंड आउट कर लीजिए कौन सा सही होगा। तो इसका जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चे अपने कार्य को डायरेक्शन देने के लिए बोलते हैं। यही वाला ऑप्शन आपका बेस्ट होगा। अगर आप सोच रहे हो सी वाला ऑप्शन होगा बच्चे अंक केंद्रित होते हैं, तो ऐसा नहीं है, डी वाला ऑप्शन होगा बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, अधिगम अशक्तता वाले बच्चे जो होते हैं, पहला ऑप्शन, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। बी वाला ऑप्शन है, बच्चे दृश्य शब्दों साइड वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं। सी वाला ऑप्शन है, बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है। और डी वाला ऑप्शन है, बच्चे निम्न बुद्धिलब्धि वाले होते हैं। अधिगम अशक्तता वाले बच्चे जो होते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या बच्चे निम्न बुद्धिलब्धि वाले होते हैं, या बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, या बच्चे दृश्य शब्दों साइड वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं, या बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कभी कभी वो डी को बी, बी को डी समझने लगते हैं, डी को बी या बी को डी समझते हैं। तो ये आपका ए वाला ऑप्शन आप सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है अगला प्रश्न 50 नंबर का, सीटेटी कई एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है, सृजनात्मकता क्या है? व्हाट इज क्रिएटिविटी? फर्स्ट ऑप्शन हमारा है, बुद्धि का एक प्रकार है जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर आधारित होते हैं। बी वाला ऑप्शन है, बुद्धि का एक प्रकार है जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। सी वाला ऑप्शन है, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता है। और डी वाला ऑप्शन हमारा है, सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धिलब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सृजनात्मकता क्या है? तो इसका जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है और सीटेट के कई एग्जामों में आया हुआ है। 16 नंबर का प्रश्न है, भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। भारत में बहुत से ऐसे बच्चे हैं, विशेषकर लड़कियों की बात की गई है, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? यानी एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। बी वाला ऑप्शन, क्या शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठें और देर तक रुकें? सी वाला ऑप्शन है, बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहिए। या डी वाला ऑप्शन है, उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते हैं। तो पहले एक देखिए डी वाले ऑप्शन में कठोर दंड दिया है, तो ये तो होगा ही नहीं, पहले ही ये वाला ऑप्शन हटा देना है। बच्चों के माता पिता उनके गृह कार्य पूरा करने के लिए ट्यूशन लगाना चाहिए, ये भी नेगेटिव ऑप्शन नहीं होगा। जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे वो बच्चे के हित में सेलेक्ट करेंगे, बच्चों को ध्यान में रखते हुए। बच्चे को आपको बाहरी जीवन से, सामाजिकता से जोड़ना है, इस टाइप से आपको थिंकिंग रखनी है। बच्चे के प्रति आपको
पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, तभी आप सही और सटीक आंसर सेलेक्ट कर पाएंगे। देखिए बी वाला ऑप्शन है, ऐसा आप बाध्य नहीं कर सकते हैं बच्चों को कि आप सुबह जल्दी उठिए और देर तक रुकें, तो बी वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो सिर्फ ए वाला ही ऑप्शन सबसे बेस्ट है। शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए कि जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, एक प्रभावी क्लास में यानी एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। बी वाला ऑप्शन है, बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। सी वाला ऑप्शन है, बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करते हैं। डी वाला ऑप्शन है, बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। तो देखिए नेगेटिव ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा आपका। सी वाले ऑप्शन में बच्चे शिक्षक से डरते हैं, ये भी तो होगा ही नहीं। बी वाला ऑप्शन है, बच्चे हमेशा उत्सुक रहते हैं और तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार थोड़ी रहते हैं, ये वाला भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो ए वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप कितना भी पढ़ लेंगे, जब तक आप अपने मन से कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप सीटेट के प्रश्नों को नहीं कर सकते। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और समझना चाहिए। किसी भी प्रश्न पे आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम अच्छे से देंगे तभी आप प्रश्न को समझेंगे, ऑप्शंस को भी समझेंगे और सटीक और सही आंसर सेलेक्ट कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 18 नंबर का प्रश्न है। 18 ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। पहला ऑप्शन है, अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। बी वाला ऑप्शन है, शिक्षक के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। सी वाला ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। और डी वाला ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन सबसे अच्छा है। शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक मीन्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात की गई है, ये तो आपका सही होगा। ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स, अवधारणात्मक समझ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जैसे आपका जो है अवसर देना हो गया, चर्चा शब्द हो गया, अवधारणात्मक समझ हो गया, ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं सीटेट के। और ये जिस सब वाक्य में प्रयोग होंगे ये वाक्य आपका निश्चित रूप से आपका सही हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। अगला प्रश्न 19 नंबर का। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं, लैंग्वेज इसलिए अर्जित करते हैं, सीखते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। पहला ऑप्शन, विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है। बी वाला ऑप्शन है, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। सी वाला ऑप्शन है, प्रकृति और पोषण पर बहस। और डी वाला ऑप्शन है, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। 19 का आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता शुरू से ही उन्हें जो है इस भाषा का गहन रूप से अध्ययन सिखाते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रकृति और पोषण पर बहस। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 20 नंबर का है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। अमूर्त का मतलब होता है जो चीजें दिखाई नहीं देती। मूर्त का मतलब होता है दिखाई दे, अमूर्त मतलब जो दिखाई न दे। तो अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन एनालिसिस के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। पहला, क्या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, या संवेदी गतिक अवस्था की विशेषता है, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो 20 है, आप लोग बताइएगा।
तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन को ही औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ही औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलवर की नैतिक तर्कड़ा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, लॉजिक, कि आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलवर के नैतिक तर्कड़ा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? पहला वाला ऑप्शन हमारा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण। बी वाला ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण। सी वाला ऑप्शन है सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। और डी वाला ऑप्शन है दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइएगा। तो ए वाला ऑप्शन होगा, वह बच्चा, वह बालक अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण के अंतर्गत आएगा या आएगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिवादी शिक्षा। पहला वाला ऑप्शन है अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित है। बी वाला ऑप्शन हमारा है पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है, क्योंकि वे ज्ञान की एकमात्र वैध स्रोत है। देखिए यहाँ पे एकमात्र वैध स्रोत है, तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन है इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता है। ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चों को बिना पनिशमेंट दिए नहीं पढ़ाया जा सकता, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन है समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देना चाहिए। बिल्कुल यही ऑप्शन आपका सही है, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। अगला प्रश्न है, ये भी 23 नंबर का प्रश्न है। सीटेट के कई एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। पूछा गया है कि विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिकरण राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित मीन्स होता है मोटिवेट करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं। प्रश्न को फिर से समझते हैं हम लोग। विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपने व्यक्तिकरण राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित मीन्स मोटिवेट करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? बच्चों का मानकीकृत आकलन। बी वाला ऑप्शन है विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। सी वाला है अभिसारी चिंतन और डी वाला है जानकारी का पुनः स्मरण। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। अगली प्रश्न पे चलते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? पहला वाला ऑप्शन हमारा है विकास अधिगम से स्वतंत्र है। बी वाला ऑप्शन है अधिगम विकास के पीछे रहता है। सी वाला ऑप्शन है अधिगम और विकास समानार्थक पारिभाषिक शब्द हैं। और डी वाला ऑप्शन है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? मीन्स विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है, जोड़ता है। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 24 का? तो 24 का डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। 25 नंबर का प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? पूछा गया है। पहला है विकास संशोधन योग्य होता है। बी वाला ऑप्शन विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। सी वाला ऑप्शन है विकास जीवन पर्यंत होता है। और डी वाला ऑप्शन है विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। आप लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, तो पहला वाला ऑप्शन है विकास संशोधन योग्य है। बिल्कुल संशोधन
संशोधन योग्य है, ये तो होगा ही। दूसरा वाला ऑप्शन है विकास केवल संस्कृत से शासित और निर्धारित होता है, तो केवल निगेटिव है ऑप्शन होता है। तो चूंकि नहीं बताना है तो यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा, तीनों को छोड़ करके। बाकी विकास का सिद्धांत ये तीनों है, विकास संशोधन योग्य होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। बाकी केवल बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, विकास केवल संस्कृत से शासित और निर्धारित होता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 26 नंबर का, पूछा गया है कि बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें, यानी कि बाल केंद्रित क्लास की बात की गई है, एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों का मानक मानदंडों पर आकलन करना। बी वाला ऑप्शन है शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपने स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। सी वाला ऑप्शन है शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ पर बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। तो यहाँ पे देखिए सी वाले ऑप्शन में शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग निगेटिव है और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण कंट्रोल करते हैं बच्चों पे शिक्षक, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा बाल केंद्रित क्लास में। डी वाला ऑप्शन है शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। तो पुरस्कार देना ये भी नेगेटिव है, ये नहीं होगा। बाकी बचे आपके दो ऑप्शन। तो पहला वाला ऑप्शन आपका है शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों का मानक मानदंडों पर आकलन करना, ये भी नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट है, सही है। शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ, स्वयं से उनको एक्टिविटीज करने देना चाहिए, क्रियाकलाप करने देना चाहिए बच्चों को, ताकि वो कुछ चीजों को सीख सके। उनको हमेशा वातावरण से जोड़ना चाहिए, इन्वायरमेंट से, परिवेश से जोड़ना चाहिए, समाज से जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दिया है स्वयं की समझ, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की बात की गई है, का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी, उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाया जाना चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला वाला ऑप्शन है बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए प्रश्न को ही सीमित कर दिया, सॉरी ऑप्शंस को। देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे, बुद्धि को केवल नेगेटिव ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरीके से आपको भी ऑप्शंस को रिमूव करना है, पढ़ना है ध्यान से और समझना है, तभी आप उनको रिमूव कर पाएंगे, हटा पाएंगे कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन है बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न अगले ऑप्शंस पे चलते हैं। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। अगले ऑप्शंस पे चलते हैं। बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित होते हैं। तो बिल्कुल यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बुद्धि जो होती है बहुआयामी होती है। तो बहुआयामी भी आपका एक तरीके का पॉजिटिव टैग वर्ड है सेटेड का, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। हम आपको बताएं जैसे अवधारणा शब्द की बात की जाए, बहुआयामी शब्द की बात की जाए, अवसर शब्द की बात की जाए, चर्चा शब्द की बात की जाए, या बच्चे से रिलेट करके जो उसके पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ बातें कही जाए, तो ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं। इनको ध्यान में रख करके ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पे जेंडर से पूछा गया है, लिंग जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है। पहला है आनुवांशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद हैं। देखिए जो दोनों लोगों में मौजूद है, तो वहां पे लिंग जेंडर पक्षपात कहां से होगा। चलिए बी वाला ऑप्शन, स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध। चलिए ये दोनों लोगों के लिए ये भी नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन है अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति। चलिए ये भी आपका जो है लड़कों लड़कियों दोनों के लिए कहा गया है, तो ये भी आपका नहीं होगा। डी वाले ऑप्शन पे आपका चलते हैं हम लोग, जो है सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार कर देना। तो यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इससे भी एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है जेंडर से, तो आप लोग इस
को इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पूछा गया है कि लिंग, जेंडर, पक्षपात, तो यही वाले ऑप्शन में पक्षपात हो रहा है, क्योंकि लड़के और लड़कियों दोनों को क्या कर दिया जा रहा है, भिन्न अलग अलग तरीके के बिहेवियर की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी प्रश्न आज की क्लास का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। 29 नंबर का प्रश्न है। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। यानी कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय स्कूल में शिक्षक के रूप में आपके पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट जनरेशन के रूप में, प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है? पहला वाला ऑप्शन, कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। क्या ऐसा होगा? बी वाला ऑप्शन है, उन्हें याद करने के लिए और उत्तर को 5 बार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए कहेंगे। नहीं, याद करना नहीं चलेगा, रोटेड लर्निंग नहीं चलेगी, रट्टा। चलिए सी वाला ऑप्शन है, बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है। यानी बच्चों से ही कह देंगे कि उनमें आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, ये तो नेगेटिव पहले ही हो गया, इसको हटा दीजिए। और अब उन्हें अपने माता पिता के काम में सहायता करनी चाहिए। बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं और आप उनसे कह रहे हैं आप में पढ़ने की क्षमता ही नहीं है, पहले ही नेगेटिविटी, इसको हटाइए। डी वाला ऑप्शन है, माता पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चों का ट्यूशन लगाने के लिए, माता पिता स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे हैं और आप उनसे कहेंगे ट्यूशन लगाइए, ये भी नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ए है, कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। आज की क्लास का एटलीस्ट अंतिम क्वेश्चन पूछा गया है कि समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, इंटरेस्ट, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव में, उनकी रुचि में, प्रवृत्ति में, अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? पहला वाला ऑप्शन, बच्चे के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना। बी वाला ऑप्शन है, सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें। सी वाला ऑप्शन है, सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो। अच्छा, ये भी सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो, ये तो नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन है, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं मींस कैपेसिटी के अनुसार विकास के अवसर, अपॉर्चुनिटीज मिले। तो आज की क्लास की में जो दोस्तों हमने 30 प्रश्न लिए थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के, इन 30 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जो दोस्तों जरूर बताइएगा। अगर ये दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर लीजिए और चैनल को दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए।